हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हुसैन जी भी है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है जर्मनी एंग्री एट इंडिया ओवर यूक्रेन वॉर। इंडिया विल नॉट बी इनवाइटेड टू G7 समिट। एजम्पशन है भाई ऐसा कि कोई न्यूज में आया है, तो वीडियो देखेंगे तो पूरी बात पता चलेगी कि जर्मनी शायद हमें G7 समिट में ना बुलाए। और वैसे भी कोई हम मेंबर उसके परमानेंट है नहीं, ठीक है। तो वीडियो देखेंगे, सर की बात सुनेंगे, फिर उसके बाद एक समझ बनेगी, फिर हम कुछ बोल पाएंगे। जी हाँ, वीडियो देखते हैं और वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो करें आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं, लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, दुनिया भर में वायरल हो चुकी है, क्योंकि इस रिपोर्ट में क्लेम ये किया जा रहा है कि जर्मनी बहुत गुस्सा है भारत पर और एक बार को इंडिया को ये लोग इनवाइट भी नहीं करेंगे आने वाले G7 समिट में। यहाँ पर आप देख पाओगे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है। नाउ यूजुअली ब्लूमबर्ग की इस टाइप की जो रिपोर्ट्स होती है अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, यूजुअली सही निकलती है, बट ऑफ कोर्स हमेशा ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल को जर्मनी अपना डिसीजन चेंज भी कर दे यूएस के प्रेशर में आकर। मगर अभी के लिए जर्मनी में जेन्युइन विचार हो रहा है कि इंडिया, जो इनके हिसाब से एक सपोर्टर है रशिया का यूक्रेन वॉर में, इंडिया को ऑल टुगेदर G7 समिट में बुलाओ ही ना, क्योंकि इस बार जो G7 समिट है ये होने वाला है जर्मनी में। और जो जर्मनी का ये गुस्सा है भारत के प्रति, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन ये भी है कि इंडिया उन गिने चुने कंट्रीज में से, एक्चुअली आप अगर सोच कर देखें तो शायद इंडिया अकेला देश है पूरी दुनिया में जिसने यूरोप की जो हिपोक्रेसी है ये दुनिया के सामने एक्सपोज कर दी। आपको मैं ये बता दूं, रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री अजय शंकर से एक विदेशी रिपोर्टर ने यह पूछा कि आपको लगता नहीं है कि अब आपको रशिया की निंदा करनी चाहिए, जो बूचा में हुआ है ये सब देखकर अब तो रशिया के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दे दो। डॉक्टर अजय शंकर साहब ने यहाँ पर कहा कि देखिए, आपके सजेशन के लिए थैंक्स, मगर मैं ये सब अपने हिसाब से करूंगा। और फिर इन्होंने यहाँ पर यह भी बता दिया कि जितना क्रूड ऑयल इंडिया परचेज करता है रशिया से एक महीने में, उससे कई गुना ज्यादा तेल तो यूरोप के कई देश एक दिन में ही मंगा लेते हैं, एक आफ्टरनून में कॉल करके कि कुछ बैरल कम पड़ रहे हैं, ऑयल हमको दे दो। तो इंडिया ने जिस तरीके से एक्सपोज किया है यूरोप को, और बाय द वे मैं चाहता हूं ये एक छोटी सी वीडियो है, ये भी आप देखें दुनिया भर में। ये जो वीडियो है ये भी काफी वायरल हुई है कि किस तरीके से इंडिया के विदेश मंत्री ने यूरोप की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया। The ministers Jaishankar and Singh, why not condemn Russia's invasion? Wouldn't this best reflect India's foreign policy goals and international standing? And what is the leverage that the Indian government has to persuade Vladimir Putin? First of all, thank you for the advice and suggestions in your question. I prefer to do it my way and articulate it my way. And briefly, what those positions state is that we are against the conflict, we are for dialogue and diplomacy, we are for urgent cessation of violence, and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. We'll turn to Lalit Jha, press. क्या बढ़िया आंसर दिया है भारत के विदेश मंत्री ने कि अगर आप बात करें मेन फंडिंग की, कि रशिया को फंड कौन कर रहा है इस यूक्रेन वॉर में, तो वो एक्चुअली जो मेन पैसा है वो यूरोप से ही आ रहा है। और हम लोग तो शांति समझौता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये वॉर जल्दी से जल्दी रुक जाए। ये बात इंडिया ने इतने आर्टिकुलेट तरीके से रखी है। अब देखिए, एक होता है इमरान खान का स्टाइल कि बिल्कुल रायता खिला दो, हम गुलाम नहीं हैं। एस जयशंकर साहब ने कितने प्रॉपर तरीके से जो मेन बात है ये सामने रख दी, इंडिया का जो पक्ष है ये भी क्लियर कर दिया। और ऑब्वियसली देखिए, जर्मनी को इस टाइप की इंडिया की आदत नहीं है। जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज, इवन यूएस आप कह लीजिए, इनको यूजुअली आदत यह है कि इंडिया का मीडिया, इनके लोग ज़्यादातर चुप सही हो जाते हैं। हम इन पे जो आरोप लगा दे लग जाएंगे। हम अपनी पब्लिक को भी ये बोल सकते हैं कि देखिए, रशिया जो भी कर रहा है यूक्रेन में, इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि इंडिया चाइना इनको सपोर्ट करते हैं। हम तो यूक्रेन को सपोर्ट करने को तैयार हैं। इससे जो ये इनकी आम जनता है उनको भी एक मैसेज सेंड करते हैं कि वी आर द गुड गाइज। मगर इंडिया बार बार ये जो हिपोक्रेसी है यूरोप की, इसको रिमूव करके रियल जो फेस है, रियल जो फैक्ट्स हैं, ये रख रहा है दुनिया के सामने।
तो जर्मनी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड होगा और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार G7 समिट में ये हमको बुलाए भी ना। नाउ इस सब का इम्पैक्ट भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग पे क्या होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो G7 कंट्रीज हैं ये दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज रखते हैं? इनके पास टोटल दुनिया की आबादी का कितना परसेंटेज आपको मिलेगा? 3%, 10%, 20% या फिर 30%? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पहली बात तो जब हम बात करते हैं G7 की तो यहां पर ये सब देश आते हैं, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और हर साल इनमें से एक देश होस्ट करता है G7 का समिट। G7 के कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, G7 के समिट्स होते हैं हर साल और ये बहुत से इश्यूज डिस्कस करते हैं, एनवायरनमेंट से लेकर इकोनॉमिक्स से लेकर ग्लोबल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स। G7 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुपिंग। और पिछले कई सालों में आप देखो तो दो देश हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जिनको ऑलमोस्ट हर G7 समिट में बुलाया गया है। फॉर एग्जांपल जो 47वां G7 समिट हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, यहाँ पर मोदी जी को इनवाइट किया गया, स्कॉट मॉरिसन भी यहाँ पर आए। फिर उससे पहले आप जाओगे 46 समिट, ये कोविड की वजह से हो गया था कैंसिल, यूएसए में होता है समिट। फिर जो 45वां G7 समिट था फ्रांस में, यहाँ पर मोदी जी गए थे। और इससे पहले आप देखोगे बहुत से G7 समिट्स में पीएम मोदी जा चुके हैं। इससे इंडिया का जो ओवरऑल ग्लोबल स्टैचर है ये भी काफी हद तक बड़ा है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर G7 कंट्रीज यूक्रेन के इशू को लेकर इतनी इन्वॉल्व होंगी? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल होंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि जब 2014 में रशिया ने क्राइमिया हथिया लिया था यूक्रेन से, उस वक्त G7 हुआ करता था G8, तो सब कंट्रीज ने मिलकर रशिया को निकाल दिया तो G8 हो गया G7। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन के इशू को लेकर ये लोग रशिया को ऑल टुगेदर ग्रुप से निकाल चुके हैं। यूरोप की सेफ्टी, यूरोप की सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी है G7 की। तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जर्मनी आज के समय जेन्युइनली सोच रहा है कि इंडिया एक ऐसा देश जो ओपनली रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं देता, ये नहीं कहता कि रशिया की इन्वेजन हो रही है यूक्रेन पर, एक ऐसे देश को क्या इनको इनवाइट करना चाहिए या फिर नहीं। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये जो डिसीजन है सिर्फ जर्मनी लेगा, तो देखिए वैसे रूल्स तो ये कहते हैं कि जो होस्ट कंट्री है G7 का, फॉर एग्जांपल 2022 में जो ये समिट होगा ये होस्ट करेगा जर्मनी, फिर उसके बाद 2023 में होस्ट करेगा जापान। तो जो भी होस्ट कंट्री होता है ये डिसाइड करता है कि कौन से कंट्रीज को ये लोग इनवाइट करेंगे एज स्पेशल गेस्ट। मगर यूएस का देखिए प्रभाव आपको यहाँ पर भी दिखेगा। अगर एक बार को इंडिया को अटेंड करना ही हुआ ना ये समिट, इंडिया सीधा यूएस से बात कर सकता है और यूएस के प्रेशर के अंडर आकर जर्मनी एक बार को अलाउ भी कर देगा कि हाँ ठीक है इंडिया अटेंड कर सकता है समिट को। मगर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जर्मनी अपने पर्सनल इंटरेस्ट में जो एशियन कंट्रीज हैं इनको ब्लेम करके इंडिया को इनवाइट ना भी करे इस समिट में, क्योंकि जर्मनी में एक बहुत ही बड़ा गिल्ट ये है कि रशिया के 40% जो ऑयल के एक्सपोर्ट्स हैं ये जाते हैं जर्मनी में। जर्मनी की सरकार, इनका मीडिया बड़ी कोशिश करता है कि ये जो अगली फैक्ट है इनकी जनता तक ना पहुंचे। तो एक बार को ये बार ढकने के लिए ये इंडिया को भी ब्लेम कर देंगे और हो सकता है कि जर्मनी एक बार को यूएस को भी कह दें कि प्लीज इस बार इंडिया को रहने दीजिए। एक अब मैसेज सेंड करते हैं कि जो देश रशिया की निंदा नहीं करेगा उस कंट्री को हम इन्वाइट भी नहीं करेंगे इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में। और जर्मनी का जो ये दोगलापन है, जो इनकी हिपोक्रेसी है, ये यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। आपको याद रखना होगा, मैं ये बात फिर से रिपीट करूंगा, जर्मनी ने ही 2008 में यूक्रेन की जो मेंबरशिप थी नेटो को ये ब्लॉक कर दी थी। अगर 2008 में ही यूक्रेन बन जाता नेटो का मेंबर तो आज के समय जो भी हो रहा है ये सब ना हुआ होता। ना इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो हम लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि एक कंटिन्यूटी रहे, मगर मान के चलो कि अगर इंडिया को ये लोग इनवाइट नहीं करते तब इंडिया के लिए एक डिसीजन लेना काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो जो ये G7 समिट है जर्मनी का 48 G7 समिट, ये होगा मोस्ट प्रोबेबली 26 से लेकर 28 जून 2022 में। इसके कुछ महीनों बाद होगा ब्रिक्स का समिट। ना पीएम मोदी विचार कर रहे थे कि ब्रिक्स के समिट को अटेंड करे या ना करे, मगर एक बार जर्मनी ये बात डिक्लेयर कर दे कि इंडिया को इन्वाइट नहीं करेंगे G7 समिट में, तब इंडिया आराम से ब्रिक्स कंट्रीज के समिट को अटेंड कर सकता है बिना किसी ग्लोबल प्रेशर के। क्योंकि इंडिया ओपनली कह देगा कि जब आप G7 समिट में हमको इन्वाइट नहीं करेंगे तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस टू डू। हम लोग न्यूट्रल हैं, एक कंट्री की न्यूट्रलिटी को आप रिस्पेक्ट अगर नहीं कर सकते तो हम आपके कंसर्न्स को रिस्पेक्ट क्यों करें। तो अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन गया है। मैं आपको एक फनी बात बताऊं, ये न्यूज़ सबसे पहले मुझे दी थी मेरे कई रशियन मित्रों ने। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि देखो इंडिया के साथ ये करने वाले हैं। एक्चुअली रशिया में भी इस बात को लेकर पैनिक मचा हुआ है कि रशिया को आइसोलेट कर देंगे दुनिया में, कि एक बार को चाइना, इंडिया ये भी इनका साथ छोड़ देंगे। तो रशिया में मेरे कई जो मित्र हैं उन्होंने मैसेज किया कि देखिए हो सकता है कि इंडिया को समिट में ना बुलाएं। तो मैंने सिंपली यहाँ पर ये रिप्लाई किया उसका कि इससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कोई ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट आएगा नहीं,
इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है वैसे ही ग्रो करेगा। हम अपने इंटरेस्ट के पीछे काम करते हैं। इन ग्लोबल ग्रुपिंग्स का पार्ट बनने से या ना बनने से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आने वाला। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि जो G7 कंट्रीज हैं इनमें दुनिया की टोटल आबादी का कितना परसेंटेज आपको मिलेगा। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10%। G7 ग्रुप अपने आप में काफी स्ट्रांग है। इनकी सबसे पहले मीटिंग हुई थी 1975 में। दुनिया की 40% जो जीडीपी है ये आपको G7 कंट्रीज में मिलेगी, मगर आबादी के हिसाब से आप अगर देखो तो सिर्फ दुनिया की 10% आबादी आपको मिलेगी इन G7। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है वहाँ पे एक स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। और अगर आप एक बार लाइफ में यूपीएससी एग्जाम की प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये कॉम्बो कोर्स आप कर सकते हैं परचेज, जिसके अंदर आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी हो जाएगी इन अ सिंगल परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अभी देखिए जो ऑफर है यहाँ पे पहली बात तो आपकी सेविंग होगी, उसके अलावा आपको 6 मंथ्स एडिशनल फ्री मिलते हैं 24 महीने के कोर्स में। तो अगर आप मान लो 24 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो अपने आप जो ये कोर्स है ये आपका बन जाएगा 30 महीने का। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है 24 मंथ के कोर्स पर। जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 और प्राइसेस और ज्यादा यहाँ पर कम हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके सर, होती है वीडियो एंड। वीडियो का हो गया समापन और जर्मनी ने ऐसा अटकलें लगाई जा रही हैं, अभी कोई कंफर्म नहीं है, पर आप ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसमें बोला गया है कि भाई ऐसा हो सकता है। ऐसे क्यों हो सकता है? क्योंकि इंडिया ने खुलकर रशिया की निंदा नहीं करी तरीके से। नहीं करेंगे बता तो रहा हूँ, कुछ भी कर लो। भारत का स्टैंड है भाई, 1963 कब से हमने रखा भाई, नॉन अलाइन मूवमेंट चल रहा है हमारा, नहीं हटेगा वहां से, चाहे कितना नुकसान हो जाए इसकी वजह से। मैं और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है जब इंडिया पे इतने बोल रहे हैं कि इंडिया इंपोर्ट कर रहा है ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। खुद लोग इंडिया जितना एक महीने में करता है ये लोग दोपहर तक कर लेते हैं यूरोप वाले। मैं तो वही देख रहा था कि भैया हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, दोगलापन है पूरा। इंडिया के डिप्लोमेट भी थे पहले, ठीक है, हायर रैंक से, वहां से भी नए कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया भाई। सोच रहे हो आप कैसे हैंडल करते हैं और ऐसे सिली क्वेश्चंस का जवाब देना, और ऐसा जवाब बनता भी है देना मुंह पे, ठीक है। ज्यादा पॉलिश नहीं करना किसी को भी कि भाई ठीक है, डिप्लोमेसी एक तमीज से होती है। वो सही अपना जवाब भी दे दिया उन्होंने, कड़े शब्दों में एक तरह से दिया इन्होंने, और बुरा भी नहीं माना। पहले तो उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर योर सजेशंस एंड एडवाइस, बिना मांगे मत दो, ठीक है। उसके बाद बताया कि जितना इंडिया करता है ना भाई, हमारी एनर्जी नीड है, हमारा यार सबसे ज्यादा पैसा मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में जाता है तो क्रूड ऑयल में जाता है। भारत का सबसे ज्यादा पैसा जो हमारा खर्च होता है, हमारे जो हम लोग कमाते हैं ना, वो पेट्रोल में जाता है। तो आप समझ लो कि हमारी कितनी बड़ी, तुम्हारी पॉपुलेशन ही क्या है भाई, तुम्हारी पूरा ये G7 को मिला के 10% आबादी है। तुम्हारी आबादी अगर पूरा G7 ग्रुप में शायद 770 मिलियन लोग हैं, यहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, 770 मिलियन के आसपास बनते हैं। इंडिया में कितनी है पॉपुलेशन? 1.3 बिलियन है, सोच रहे हो। और तुमसे और 40% अकेले तुम यूज करते हो रशिया का ऑयल, अभी भी एनर्जी भी उनसे तुम ऑयल तो लेते ही हो, तुम उनसे वो भी लेते हो, गैस, नेचुरल गैस भी आती है तुम्हारे पास। पूरे यूरोप को सप्लाई करता है अगर कोई तो करता है रूस, ठीक है भाई। तो ये पूरे फैक्ट पहले देखो, अपना चेहरा आईने में देखो, खुद का चेहरा देख के डर जाओगे, दूसरों को दिखाने से बढ़ेगा, खुद का देखो कि खुद कैसे दिख रहे हो। जर्मनी से खैर भारत की पर्सनली कोई कभी दुश्मनी वैसी रही नहीं है। 1949 के आसपास में आजाद हुए थे, शायद 47 में हम हुए थे, 15 अगस्त 1947 को हमारा है, मई के आसपास में ये लोग आजाद हुए थे 1949 में। और इंडिया पहला उन पहले देशों में से जिसने डिप्लोमेटिक टाइज स्टैब्लिश किए थे जर्मनी के साथ। उस टाइम चुनिंदा देशों में से एक है जिन्हें सबसे पहले जाके डिप्लोमेसी, मतलब अपना वहां पे हमने वो खोल दिया था, अपना क्या बोलते हैं उसको, हेडक्वार्टर, एम्बेसी खोल दी थी। मेरे दिमाग से उतर गया था ये नाम, एम्बेसी खोली थी हमने। बहुत चुनिंदा देशों में जर्मनी को हमने रिकॉग्नाइज किया था हमने, और फेडरल जर्मनी बोलते हैं शायद। उससे पहले नाजी जर्मनी था जो एडोल्फ हिटलर के अंडर में था, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद ही हमने इनको रिकॉग्नाइज कर लिया था। तो ये भैया कहानी थी। और जहां तक ये बात है तो ये देखो भाई, यूरोप का दूसरा सबसे पावरफुल देश इस टाइम, जिससे इंडिया जो है ना
शायद इंडिया के दूसरे सबसे ज्यादा, यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है जर्मनी भारत का, पैसों के मामले में बात करें तो। और ये पूरा ग्रुप जो है ना G7, ये लगभग सर ने 40 बताया ना, अभी शायद अब कम हो गया होगा, लेकिन 50% पॉइंट समथिंग तक पूरे वेल्थ कल वो करता था कंट्रोल। दुनिया की जो वेल्थ है उसका 50% हिस्सा इस ग्रुप के पास है। 40% बताया था। हाँ अभी 40 बताइए, अगर अपडेटेड है तो ये 40 है, वरना सर फिर पीछे अगर 50 है अभी, जो मेरे को याद आ रहा है 50 पॉइंट समथिंग था, जस्ट 50 से थोड़ा सा ऊपर है, 51 भी नहीं है, 50 से थोड़ा ऊपर। तो जहां तक है ये पूरी कहानी। अब सोचो ऐसे संगठन में हम कोई परमानेंट मेंबर नहीं, ये लोग करते रहते हैं, कभी G6 हो जाता है, कभी G7 हो जाता है, कभी G8। वो नहीं होता लड़कियां कैसे हैं, लड़के आजकल के, मैं ब्लॉक कर दूंगा तुझे, ले ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पर DP हटा दी, ये वही हाल है, मैं तेरे को ग्रुप से निकाल रहा हूँ, मैं तेरे को लेकर आ रहा हूँ, ये चलता रहता है, ये सब तमाशे हैं। भारत ना परमानेंट मेंबर है, देखो बुलाओगे तो अच्छा, हमारे पास बहुत संगठन है भाई, बहुत ज्यादा है, ठीक है, बुलाओगे तो पहुंच जाएगा कोई, नहीं बुलाओगे तो नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। ब्रिक्स है हमारे पास अभी, भारत उसमें तो देखो यार, भारत उसको बाइकआउट तो नहीं करेगा ब्रिक्स को, कुछ भी हो जाए। एक चाइना के चक्कर में हम अपना ब्राजील के साथ, रूस के साथ, हम खुद है साउथ अफ्रीका के साथ नहीं रिलेशन तोड़ेंगे ना उस ग्रुप में। चाइना से तो हम डील कर ही रहे हैं अभी, चाइना से भी अभी कितना इंपोर्ट हमारा हो रहा है, तो मेरे को उम्मीद है भाई जाएंगे, लेकिन मोदी जी अगर जाए ना जाए, अब पता है क्या होगा, सारा प्रेशर मोदी जी पे आएगा, हर ग्रुप चाहेगा कि मोदी जी जरूर है हमारे ग्रुप इसमें, समझ रहे हो आप, क्योंकि भाई इफेक्ट लग जाता है। ऑब्वियसली बात है, मोदी जी भाई पता है नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की तरफ से। मोदी जी जहाँ जाएंगे भाई पलड़ा वहाँ भारी होगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर हम लोग G7 में गए मोदी जी, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ब्रिक्स में भी जाएंगे न्यूट्रल करने के लिए। चाइना से हम इतना वो नहीं लेंगे, क्योंकि हमें बाकी और देशों को भी देखना है, चाइना को तो हम निपटा ही रहे हैं कई जगह पे, ठीक है, क्योंकि हम, तो मुझे उम्मीद है ऐसी, मैं हो सकता है गलत हो जाऊं बाद में, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन है, फिलहाल के साथ मुझे उम्मीद है, जो मैं पॉलिटिक्स देखता हूँ या मैं जानता हूँ जितना, कि भारत अगर जाएगा तो दोनों में जाएगा, नहीं तो देखो छोड़ेगा तो किसी को भी नहीं अगर बुलाया जाएगा। G7 वाले तो हम तो जा ही रहे हैं लगातार, 45वीं मीटिंग कैंसिल हुई थी, 46वीं में गए, उससे पहले गए, इससे पहले G8 था भैया, रूस को निकाल दिया है जस्ट, तो G7 हो गया इन लोगों का। ये सब चलता रहता है इनका तमाशा। और जर्मनी है, उसमें फ्रांस स्पेन है, इटली बता रहे थे G7 में, US है, आपका जापान है, और 2-3 और है कोई ना, यूके, हाँ यूके है, एक और 2 नाम है मैं भूल रहा हूँ साथ में से, ठीक है, कनाडा है। तो ये पूरी कहानी है भैया। मतलब एक तरीके से ये लोग, मतलब एक तरीके से ना साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने जा रहे हैं इंडिया पे। बट इंडिया भाई, अब इंडिया, इनको पता नहीं है कि इंडिया कहाँ, मतलब इंडिया की जो सोच है ना वैसी नहीं, कोई भी पहले भी नहीं थी ऐसी। हाँ मतलब तो और हम स्ट्रांग हो गए हैं, स्ट्रांग हो गए भाई। जैसे कि जयशंकर जी ने जैसे कि आंसर किया, उससे पता लग गया होगा इनको कि भाई इंडिया जवाब देगा और ढंग से जवाब देगा। यूएस में खड़े होके, यूएस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे कौन कौन था, हमारे रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री उधर से भी यही थे, वहाँ पे रिपोर्ट, ये सब प्लान होता है यार, पूछा जाता है, जानो कुछ तो बोलो, रिपोर्टर तो पूछ सकता है, डायरेक्ट वो पूछेंगे तो ये सुन लेंगे। मैं भाई अब लगा लो वर्ल्ड लेवल पे जाके ऐसा बोलना, मतलब कितना प्रेशर होता है पहली बात तो यार, क्योंकि इतने सारे एक गलती रिपोर्टर्स होते हैं, एक गलती आपकी आपका कैसा इमेज बना देगी, या ये तो बना ही रहे, हमारा गलत बनाया ही जा रहा है। वो ये नहीं दिखा रहे कि हमारी एनर्जी नीड कितनी है, हमने कितनी डाइवर्सिफाई कर रखा है, हम कितने % हमारे क्रूड ऑयल का रूस से खरीद रहे हैं, और कितना आज भी हम मेजोरिटी, अगर आप देखो ना, हमारा क्रूड ऑयल आता है गल्फ नेशन से, मेजोरिटी 1 से 2% शायद हुआ है अभी, तो हम चिंता मत करो, $2 बिलियन की और ट्रेड बढ़ाएंगे रूस से, ऐसा प्लान चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निपटा देंगे। वैसे देखो ऐसे संगठनों का अगर आप पैसे के मामले में देखो, तो G7 जैसा ग्रुप है ना, इसे पंगा लेना ठीक है नहीं भारत जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम रूस से भी ले लें, ठीक है ना, क्योंकि रूस इज मोर इम्पोर्टेंट। क्यों है? क्योंकि हम उससे भी ट्रेड करके अपना इधर से भी चला सकते हैं, ट्रेडिंग का काम हो जाएगा, और हमारी जो एनर्जी की नीड है वो पूरी कर सकते हैं। एनर्जी मेन है ना, लास्ट में खाओगे क्या, एनर्जी चाहिए हर चीज में, तो ये है भाई। बाकी ट्रेडिंग इतनी ज्यादा, इनकी इन्वेस्टमेंट भी शायद ग्लोबली इंडिया का 8वां या 6ठा सबसे बड़ा पार्टनर है जर्मनी, जिससे हम खरीदते हैं बेचते हैं चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, ठीक है। तो बहुत क्रिटिकल प्लेयर्स हैं यार इंडिया के लिए सब। मुझे देखो ऑब्वियसली बात है, ये एस्टिमेशन है, हाँ बता, एस्टिमेशन है कि नहीं बुलाएंगे, बट मुझे लगता नहीं कि नहीं बुलाएंगे यार, ये कराए देखने के लिए रिएक्शन क्या था। अब नहीं बुलाओगे तो भी क्या, इंडिया को और मौका मिलेगा, ये मौका अगर देना चाहते हैं तो दे। इंडिया तो बोले हम तो न्यूट्रल थे ना भाई, हमने उनके पक्ष में भी तो नहीं बोला, उन्होंने तो नहीं बोला, रूस ने एक भी बार आके कि हमारे पक्ष में क्यों नहीं बोला तुमने, तुम क्यों मुझे पीछे पड़ो। इंडिया तो एक कर सकता है ना काउंटर ऐसे भी,
मैं बोल रहा था कि भाई एक जर्मन कंपनी का नाम बताओ ब्रांड का जो इंडिया में काम कर रही है कोई पता हो किसी को? इंडिया में कर रहे हो? भाई जिसको पता हो कमेंट में लिख देना, ठीक है। वैसे कई सारी हैं, मैं बताऊंगा नहीं, मुझे पता है, फिर मजा नहीं आएगा। एडिडास है वही है? नहीं, ठीक है, आप रहने दो, कमेंट करना आप भाई जिसको पता हो, गूगल मत करना, ठीक है ना, अगर पता हो तो ठीक भाई है। कार कंपनी तो बहुत है, कार तो यार नंबर 1 मैन्युफैक्चरर जर्मनी की कार्स बहुत चलते हैं, मतलब और आपका वर्ल्ड वाइड ही चलती है पूरा। इंडिया जो एक्चुअल में जर्मनी से हम लोग क्या ज्यादा इंपोर्ट करते हैं पता है आपको? मैकेनिकल चीजें, स्पेयर पार्ट्स वगैरह बहुत ठीक है, ऐसी चीजें, स्टील वगैरह भी करते हैं इन लोगों से। और ये जर्मनी मशीनरी बहुत आ गया है। हाँ, काफी जर्मन मशीन्स को भाई, मतलब आप समझ रहे हो, जर्मनी का नाम ही मशीन्स में है, मतलब बहुत पावरफुल है सब, इन सब सिस्टम में बहुत आगे हैं। तो दिमाग से काम करने का, पाकिस्तान तो है नहीं कि फ्रांस को भाई बोल दे कुछ या जर्मनी को बोल दे। कैलकुलेटेड रिस्क लो तो वो कैलकुलेटेड हो ताकि आपको नुकसान ना हो। बाकी तो देखते हैं क्या होता है, आगे की डेवलपमेंट बुलाती है तो एक खबर पे बना दी गई कि भैया चलो वीडियो बन जाए, लेकिन मुझे लगता है कंफर्म आएगा जब, तब उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हम देख पाएंगे एक्चुअली में, तब बोलने लायक भी होंगे कि हाँ ये नुकसान होगा, ये नहीं होगा। अभी बोलने कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है। वीडियो करते हैं एंड। तो हाँ, वीडियो में मतलब बहुत कुछ बोल लिया, ठीक है। वीडियो में यही था जो भी था, सर ने बता दिया सब कुछ आपको, ठीक है। जो भी पॉसिबिलिटी होगी फ्यूचर में वो तो फिर वीडियो आएगी तो उस पर रिएक्ट कर देंगे, ठीक है। ये था वीडियो, एंड करते हैं वीडियो को, और जाने से पहले वीडियो करें आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।